Good morning to all of you बच्चों. Now today we are going to start a fresh unit that is chemical kinetics. Is it clear? तो बच्चों chemical kinetics में basically we discuss about number 1 rate of reaction. हम discuss करते हैं बच्चों rate of reaction के बारे में. We discuss about order of reaction and we discuss about the molecularity of reaction. इस तीन चीज के बारे में बच्चों वी डिस्कस हियर. रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसमें ये पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर. है ना, जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों वो ये पूछा जाता है how many type of chemical reactions are there. Type of chemical reactions are there. Chemical reactions are there. ये बच्चों जो पूछा गया हमें क्वेश्चन, ये पूछा गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. तो बच्चों रिएक्शन होती है, नंबर 1 होती है फास्ट रिएक्शंस जो बहुत तेजी से होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शंस. आपको मालूम है ये जो रिएक्शंस होती हैं गेट्स कंप्लीटेड इन पिको सेकेंड, गेट्स कंप्लीटेड इन पिको सेकेंड्स. यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिको सेकेंड्स बच्चों? 10⁻⁻12 सेकेंड्स. तो बच्चों ऐसी रिएक्शंस जो विच टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज इन पिको सेकेंड्स, दैट इज 10⁻⁻12 सेकेंड्स और इवन लेस टाइम या इससे भी कम समय में कंप्लीट होती हैं, उन्हें हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? फास्ट रिएक्शंस. बहुत सारी एग्जांपल है बच्चों. बेसिकली इसमें हम देखते हैं आयनिक रिएक्शंस. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो वी सी आयनिक रिएक्शंस. कौन सी रिएक्शंस देखते हैं बच्चों? आयोनिक रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सिल्वर नाइट्रेट इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में ले लें. इफ यू टेक सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, सोडियम क्लोराइड एक्वस, आयनाइज होते हैं ये Ag+NO3 नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव. डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. और क्या बनता है बताइए? ये जगह नहीं मैं नीचे लिख देता हूँ, AgCl NaNO3. वी गेट प्रोडक्ट AgCl + NaNO3 एक्वस. ये भी पानी में बनता है. तो बच्चों ये जो रिएक्शंस होती हैं ये होती है फास्ट रिएक्शंस which gets completed in picoseconds और even in less time. बच्चों कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, नंबर 2, जो होती हैं वेरी स्लो और स्लो रिएक्शंस, जो बहुत धीमी गति से होती हैं, है ना. दूसरी जो हमारी रिएक्शंस होती हैं दैट इज कॉल्ड एज स्लो रिएक्शंस. क्या होती है तिवारी सर? स्लो रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस स्लोली. जो रिएक्शंस बहुत धीमी गति से होती हैं, है ना, टेक्स प्लेस स्लोली, है ना, टेक्स प्लेस स्लोली इन डेज और इन मंथ्स. कभी कभी इनको दिन भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोरोजन, है ना. कोरोजन में आपने सुना होगा बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, है ना, आपने पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन्स. हियर आयरन reacts with oxygen in the presence of moisture, यानी नमी में रिएक्ट करता है बच्चों, और ये बनाता है Fe2O3.XH2. आयरन है, reacts with oxygen in the presence of moisture and form hydrated ferric oxide. This reaction is called as slow reactions. Is it clear? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है बच्चों जो मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शंस. क्या होती है बच्चों मॉडरेट रिएक्शंस? विच टेक्स प्लेस नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो. मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं विच टेक्स प्लेस नीदर वेरी स्लो, नीदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो. तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस बच्चों
जो न तो बहुत तेज़ी गति से होती हैं और न ही बहुत स्लो होती हैं, उन्हें हम मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस। चलिए एग्जांपल बताएंगे। इसका एग्जांपल है बच्चों हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। बच्चों जितनी भी रिएक्शंस हैं जिनमें हाइड्रोलिसिस होता है, यू नो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा C12H22O11, है ना, नाम मालूम है इनका नाम क्या है? इसका नाम है सुक्रोज। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, पानी से इसकी रिएक्शन करवा दें बच्चों, तो क्या होगा? इट विल गिव C6H12O6 प्लस C6H12O6। दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज। तो बच्चों इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू दैट कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। वन इज़ वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शंस, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं। दूसरी वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों जो स्लो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन बताया। और बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं विच टेक्स प्लेस नीदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो। ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शंस। इज इट क्लियर? चलिए पॉज करिए, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मोस्ट हार्डली इट विल टेक ओनली 1 आवर टू गो थ्रू ऑल द यूनिट्स। इस यूनिट को आपको याद करने के लिए मेरा चैलेंज है बच्चों, ओनली 1 to 2 आवर्स इज रिक्वायर्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा प्यारा टॉपिक है बच्चों, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे? देखो बच्चों, हमारी मदर मान लीजिए कि रोटी से आटा बना रही है या आटे से रोटी बना रही है। मदर आटे से रोटी बना रही है, आटा हमारा हो गया रिएक्टेंट और रोटी हमारी हो गई प्रोडक्ट। जैसे जैसे रोटी बनती जाएगी आटे की मात्रा कम होती जाएगी, है ना। रिएक्टेंट की क्वांटिटी में क्या हो रहा है? कमी आ रही है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। चेंज समय के साथ दोनों में हो रहा है, रिएक्टेंट में भी हो रहा है, प्रोडक्ट में भी हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों, आपने पढ़ा भी है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, चेंज इन दी, एक बार में याद होगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स in unit time in chemical reaction, in unit time in chemical reaction is called rate of reaction, is called rate of reaction। बच्चों यूनिट टाइम में चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उसके कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है, जो उसके मात्रा में चेंज आता है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए फार्मूले के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल, वो समय जिसमें चेंज हो रहा है। कोई बोले भाई तिवारी सर आप तो रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला बताओ, तो हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, कि किस टाइम के अंदर रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है, उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब तिवारी सर ये बताइए इसका यूज क्या है? ये जो आपने हमें पढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूज क्या है? देखिए इसका यूज बताऊं मैं, इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, किस रिएक्शन में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, किस रिएक्शन में कम प्रोडक्ट बनेगा। देखिए इसको सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के तरीके भी हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया राइट डाउन, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया
राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, एक इक्वेशन दिया मैंने आपको, इक्वेशन दिया a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। मैंने आपको एक इक्वेशन दिया बच्चों, और मैंने कहा कि आप इस इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। पहले सिंपल वाली देता हूं आपको, a कन्वर्ट इनटू b, ये दिया आपको। a क्या हो गया आपका बच्चों? तिवारी सर रिएक्टेंट हो गया। b क्या हो गया आपका? ये प्रोडक्ट हो गया। बताइए भाई, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा तो क्या होगा? a की क्वांटिटी कम होगी समय के साथ, बिल्कुल सही तिवारी सर। b की क्वांटिटी समय के साथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A डिक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B इंक्रीजेस। तो अगर हम दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें आंसर, तो अगर हम लिखेंगे रेट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट A, इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A, भाई A की मात्रा में कमी, या डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट A इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन टाइम इंटरवल। ध्यान से सुनिएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल। बच्चों जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसी के न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, हम इसको ये भी कह सकते हैं बच्चों, भाई डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ A में, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन टाइम इंटरवल, दोनों सही है भाई। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल, ये लिख दिया तिवारी सर, वो भी सही है, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल लिख दिया, वो भी सही है, क्योंकि A हट रहा है। चलिए दोनों सही है, ठीक। अब अगर हमें इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस dx बाई dt। भाई dx बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन को काय से डिनोट करोगे, तो आप बोलोगे तिवारी सर dx बाई dt से। माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट की जो मात्रा है बच्चों वो कम होती है। तो क्या लिखेंगे बोलो? माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A, तो माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ A विद द चेंज इन टाइम। समझिएगा बात को। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये कम हो रहा है। चेंज मतलब भाई कम हो रहा है, निगेटिव में कम हो रहा है। ये जो बच्चों ब्रैकेट हम लगाते हैं ना, ये मात्रा को बताता है, एक ही मात्रा में कमी आ रही है और विद द चेंज इन टाइम, ये हो गया, ठीक। तो इन दोनों चीजों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई आपसे बोले भाई रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट बी, अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करें अब कि भाई प्रोडक्ट बी के लिए क्या होगा, तो डिक्रीज की जगह पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज। तो हम लिख सकते हैं बच्चों इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, पूरा लिख लेना, ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल। या अगर आपको इंक्रीज नहीं लिखना है तो किताबों में जब न्यूमेरिकल दिया गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल, क्योंकि जितना ए डिसअपियर होगा उतना बी बनेगा। मम्मी ने जितना आटा यूज करती जाएगी उतनी ज्यादा रोटी बनती जाएगी। तो हम इसको ये भी ले सकते हैं बच्चों, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रेट ऑफ अपीयरेंस नॉट डिसअपियरेंस, हम यहां पर ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम यहां ले सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन टाइम इंटरवल। अपॉन बोलो टाइम इंटरवल, दोनों सही है। चलिए इसके लिए क्वेश्चन लिखें, प्लस dx बाई dt। तिवारी सर प्लस क्यों लिखा? भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो प्रोडक्ट की भी होगी लेकिन पॉजिटिव होगी, इसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा बढ़ेगी, इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। बी क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम।
तो बच्चों अगर आपको रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो देखो बिल्कुल ऑरली, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द चेंज इन टाइम। यदि आपको प्रोडक्ट के लिए लिखना है प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारा तो पेपर में क्वेश्चन ये था कि राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इक्वेशन, पूरी इक्वेशन के लिए लिखना है, तो नीचे जगह नहीं है बच्चों, मैं पूरी इक्वेशन के लिए यहाँ लिखता हूँ। देखिए अब आप क्या करेंगे, जब पूरी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है तो आप ऐसा लिखेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब जब आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना तो आप dx बाई डी टी लिखेंगे प्लस में ना माइनस में। अब आप क्या करेंगे, पहले रिएक्टेंट का लिखेंगे माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द चेंज इन टाइम, फिर इज इक्वल टू, फिर इसका लिखेंगे, जितने बार दिया है उतनी बार आप प्लस लगाते जाएंगे, इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम। तो यह हमारा आंसर आ गया है ना। तो जब भी कभी आपको इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए बच्चों, तो पहले आपको रिएक्टेंट के लिए लिखना है, फिर आपके लिए प्रोडक्ट के लिए लिखना है, और फिर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में आपको दोनों के लिए लिख देना है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। एनी प्रॉब्लम? चलिए नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए मैं आपको एक और रिएक्शन दे रहा हूँ बच्चों इसी तरह से, राइट डाउन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, है ना। मैं आपको अगली जो इक्वेशन दे रहा हूँ उसके लिए आप तैयार हो जाइए, बड़ा मज़ा आएगा बच्चों, है ना। अगली इक्वेशन के लिए भाई सारे बच्चे तैयार हो जाइए। मेरी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। चलिए पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर रिएक्टेंट ए एंड बी। भाई आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए एंड बी, ये रिएक्टेंट है ना, या पूरा ही लिख दें रेट ऑफ रिएक्शन, या रिएक्टेंट ही लिख दें, फॉर रिएक्टेंट ए एंड बी। अब बच्चों बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये घटेगा कि बढ़ेगा? तिवारी सर ये जो होगा ये घटेगा, ए और बी की मात्रा घटेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ, दोनों में से कोई डिक्रीज लिख दो या डिसअपीयरेंस लिख दो, बात एक ही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी अपॉन टाइम इंटरवल, दोनों के रेट में डिसअपीयरेंस हो रहा है। चलिए रिएक्टेंट के लिए तिवारी सर माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो कमी ए में भी आ रही है, कमी बी में भी आ रही है, तो हम लिखेंगे माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद द चेंज इन टाइम। जितनी बार आपको रिएक्टेंट दिया है बच्चों उतनी बार आप इज इक्वल टू लगाते जाएंगे। हमारे पास 2 बार रिएक्टेंट थे, हमने एक पहले वाले का निगेटिव लिखा क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा कम होती है, हमने दूसरे वाले के लिए लिखा। चलिए इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट्स सी एंड डी, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा कि रेट ऑफ अपीयरेंस होगा? तिवारी सर ये रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अपीयर होता है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी एंड डी की मात्रा बढ़ेगी अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा प्लस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सी विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ डी विद द चेंज इन टाइम। बच्चों एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, प्लस हट जाता है और प्लस की जगह पे इक्वल टू आ जाता है। रिएक्टेंट की तरफ हम माइनस लिखते हैं क्योंकि मात्रा घटती है, और प्रोडक्ट की तरफ बच्चों हम प्लस लिखते हैं क्योंकि मात्रा बढ़ती है। चलिए भाई अब अभी हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ, इसके लिए ओवरऑल लिखें, तो हम लिखेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। पूरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, चलो ये दोनों इज इक्वल टू ये दोनों, तो हो गया माइनस, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए with the change in time is equal to minus change in the concentration of B with the change in time is equal to plus change in the concentration of C with the change in time is equal to plus change in the concentration of D with the change in time।
हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन दोनों को और इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। पॉज करिए, इसे नोट करिए। अब बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको सिंपल बताया था, जहाँ पर मैंने कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिया था। कौन सा कोएफिशिएंट नहीं लिया था? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। चलिए अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, इक्वेशन दे रहा हूँ बच्चों, 2a + 3b। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मोल ले लिया, अभी तक मैंने नंबर ऑफ मोल नहीं लिए थे। मैंने लिखा 2a + 3b = 4b + 2d, ये ले लिया बच्चों मैंने। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल भी आ गए। अब क्या करोगे भाई? अब हम क्या करेंगे? चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट 2a and 3b। तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट बोलो 2a and 3b, और भी ले सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अभी तक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए। तो अब हम क्या लिखेंगे? -dx/dt = -1/2। बच्चों बहुत याद समझिएगा इस चीज़ को। जब कोई भी हमारी इक्वेशन में बच्चों नंबर ऑफ मोल्स आता है तो हमेशा हम उसको अपॉन में ले जाते हैं। तिवारी सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ उनका कंसंट्रेशन सेम रखना है। भाई अगर ये 2 पार्ट है, 2 मोल है, और हमें इसका कंसंट्रेशन बराबर रखना है, तो हमें इसे 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए क्या लिखेंगे? 1/2a। ये अगर 3 मोल है, हमें भी इसको इसके बराबर करना पड़ेगा। ये 1 मोल है, तो ये भी हम लिखेंगे 1/3b। यहाँ पर 4 मोल है, हमें भी इसको 1 के बराबर करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे? 1/4b। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स है आप उसको अपॉन में ले जाइए, बात खत्म। चलिए तो -dx/dt = -1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद अ चेंज इन टाइम = 3 है, दिमाग मत लगाइए, -1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद अ चेंज इन टाइम। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। इसी तरह से बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट क्या है बोलो? 4b and 2d। तो यहाँ पर बच्चों जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर ये 2 और 3 या 4 और 2 लिखना ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि हम बात तो किसकी करते हैं? हम बात तो सिर्फ रिएक्टेंट की कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमें ये लिखना ज़रूरी नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट बोलो क्या लिखें? यहाँ पे C कर लो, है ना, प्रोडक्ट CND। यहाँ पे मोल लिखना ज़रूरी नहीं है जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं भाई हम इसके लिए माइनस नहीं प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्लस। एक बार फिर से समझिए, ये जो मोल्स होते हैं, मोल्स को यहाँ पर इस जगह पे लिखना ज़रूरी नहीं होता। ए और बी लिख दिया, प्रोडक्ट COD लिख दिया। dx/dt = पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हमें 1 करना है, 1 करने के लिए 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ C विद चेंज इन टाइम = इसको क्या करेंगे? प्लस 1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ D विद चेंज इन टाइम। अब हम लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर हम बच्चों ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन = पहले ऊपर वाले दोनों लिख दें -1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम = नहीं, मोल कितने? 2 है ना, तो माइनस के पहले 1/2, ये हो जाएगा -1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ बी विद चेंज इन टाइम। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला पॉजिटिव था प्रोडक्ट का, प्लस 1/4, है ना, ध्यान दीजिए, आपको दिखेगा नहीं तो, है ना, प्लस देखो ये वाला देख लो, ये वाला प्लस 1/4 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ सी विद चेंज इन टाइम, और ये वाला देखिए प्लस इज इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, सारे बराबर हैं, प्लस 1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ डी विद चेंज इन टाइम। तो बच्चों जब भी कभी, ये तो मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन इसलिए बताया कि पेपर में आपको वो कोई भी इक्वेशन दे दें, हर इक्वेशन के लिए आप रेट ऑफ इक्वेशन रिएक्शन लिख सकते हो। चलिए एक मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको, जनरलाइज इक्वेशन दे रहा हूँ।
पॉज करिएगा, नोट करिएगा, है ना, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसके बाद बच्चों हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे इसी पर बेस्ड। चलिए अब आपको मैं एक अप्लाइड इक्वेशन दे रहा हूँ जो आपने सुना होगा, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये रिएक्शन सबको मालूम है कि वह नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन देन इट फॉर्म्स अमोनिया, सबको मालूम है। चलिए इसके लिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भाई, चलिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, फॉर किसके लिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब जब 3 मोल लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिखते हैं माइनस, बिल्कुल सही तिवारी सर, dx/dt इज इक्वल टू माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द चेंज इन टाइम, फिर इज इक्वल टू। अब बच्चों अगर ये 1 है और ये 3 होगा क्या, नहीं सर ये भी 1 होगा, 1/3। दिमाग ले लगाना, जो भी मोल है अपॉन में ले जाइए, इज इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द चेंज इन टाइम। चलिए अब किसके लिए निकालें रेट ऑफ रिएक्शन, अब निकालें हम रेट ऑफ रिएक्शन फॉर किसके लिए, अमोनिया, NH3 अमोनिया जो हमारा प्रोडक्ट है। तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू प्लस चेंज इन दी 1/2, ये 2 था तो अपॉन हो गया, चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम। कोई दिक्कत। अब हम लिखेंगे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बताइए भाई ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ये हो जाएगी बच्चों ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, चारों को बराबर कर दीजिए, तो माइनस चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस 1/3 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद द चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस 1/2 चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद द चेंज इन टाइम। बच्चों जो हमारी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जितना नाइट्रोजन कम होगा उतना ही हाइड्रोजन कम होगा, उतना अमोनिया बनेगा, सारे कंसंट्रेशन आपस में इक्वल होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये बिल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसके लिए जो हमें इक्वेशंस लिखनी है वो हमें कैसे लिखनी है ना। तो बच्चों यहाँ तक जो मैंने बताया उससे मुझे यकीन है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो गई होगी।